सभी साथियों को नमस्कार नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में स्टेट का ये मॉक टेस्ट चौथा रहेगा। 3 हम कर चुके हैं और मॉडल पेपर तो वैसे बहुत सारे कर चुके हैं। तो इसमें हिंदी और हरियाणा जीके के प्रश्न रहेंगे, सारे आए हुए प्रश्न हैं। और ये जो हिंदी के प्रश्न आप देख रहे हैं, ये भी कोई किसी स्टेट का जो है आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम था, एसआई का, वहाँ से प्रश्न है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे, कोई मैंने नहीं बनाए या कोई बनावटी प्रश्न नहीं है। हरियाणा जीके का जो पार्ट रहेगा वो भी उसमें साथ में बताया जाएगा कि ये प्रश्न कहाँ से आया। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कैसे संभव हो सकता है? ये शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है, उसे रस्सी बांध कर ले गए, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। पहले का शुद्ध क्या हो जाएगा? वह घर जा रहा है। दूसरे का क्या हो जाएगा? उसे रस्सी से बांध कर ले गई, रस्सी से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी है। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, वह क्रोध में भरकर बोला। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, वह क्रोध में भरकर बोला, ये वाला हो जाएगा। पहले में शुद्ध क्या होगा? इसका हो जाएगा, दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े। परस्पर और परस्पर का मतलब भी आपस में होता है, इसने 2 दे दिए अव्यय, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। या फिर ऐसे करो, दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी है, ये हो जाएगा केवल 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है ना? आगे, वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, यहाँ दशा की ज़रूरत नहीं है, इसका हो जाएगा वहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े थे। ठीक है ना? लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यदि परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है। तो यदि परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलती, ये संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है? एक जो क्रिया है वो किसी शर्त पर आधारित होती है, एक काम किसी शर्त पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संकेतार्थक। अर्थ की दृष्टि से हैं ये वाक्य के प्रकार, 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखो, आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं, पराये बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से बनी है, वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में गलती क्या है? दूसरे में गलती ये है, पराये बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते रहते हैं, इसमें अक्सर नहीं आएगा। ठीक है, पराये का मतलब ही अक्सर होता है, तो या तो इसको पराये का रखो या फिर अक्सर को।
तीसरे में क्या हो जाएगा, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से बनी है, तो संगमरमर भी तो एक पत्थर ही है, यहाँ पत्थर लगाने की आवश्यकता नहीं है, पत्थर यहाँ से हट जाएगा। और वह सबके सामने खुलेआम गाली देता है, तो सबके सामने और भी कर दिया और खुलेआम भी कर दिया, इसमें से एक आएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, हम सब की स्थितियां एक जैसी हैं, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, क्योंकि ये गलत है। सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए ऐसा होगा, ठीक है ना, या फिर करना चाहिए, करना और होना में से एक आ जाएगा, और तीनों सही है, ठीक है। आगे देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, ठीक है। देखते हैं आगे, नहीं मैं यह नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा, नहीं के बाद कॉमा आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं के बाद कॉमा आएगा, न कि मैं के बाद, गलत हो गया। रोको मत जाने दो, यहाँ या तो रोको मत जाने दो, जाने के बाद कोमा नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत हो गया। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए, जो के बाद कोमा नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा इसका। तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका। आगे देखो, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं, गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, सही है। छी कैसी दुर्गंध आ रही है, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखो ये नहीं आएगा, गलत हो गया ये भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है, ये भी ठीक है। दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 हो जाएगा, ये गलत है, इसमें सही जो है वो प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं। आगे देखो भाई, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मैं तुम और वह खेलेंगे, ठीक है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ये भी ठीक है। वे आत्म सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, ठीक है, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप और मैंने मिलकर, आप और मैंने उसकी सहायता की, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे। अगला देखिए, अपने साथियों को शेयर तो कर दिया करो भाई, लाइक तो नहीं करते तुम, और न करते सब्सक्राइब कर दिया करो। आगे देखो, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। सोने में सुगंध, एक तो सोना यानी कि बहुत ही कीमती या बढ़िया चीज़, और फिर उसमें सुगंध होना यानी कि और ज़्यादा उसकी विशेषता, तो क्या हो जाएगा, किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना, यही हो जाएगा इसका पहला ही ऑप्शन, ठीक है। असंभव लगने वाले काम ये भी नहीं है, सोने की गुणता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है, ये हो जाएगा चाम के दाम चलाना, ऑप्शन नंबर 4। आंखों में धूल झोंकना, ये तो धोखा देना हो जाता है। हवाई किले बनाना, कल्पनाएं करना, हाथ कंगन को अरसी क्या, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका
चाम के दाम चलाना। आगे देखो, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो खालिस्तान। क्या आएगा इसमें मुहावरा? तो इसमें आ जाएगा भाई आटे दाल का भाव पता चलना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आटे दाल के भाव का पता चलना, ये हो जाएगा। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल होता है। किसी संज्ञा को संक्षेप में करने के लिए, लिखने के लिए लाघव संक्षेप चिन्ह का प्रयोग होता है, ये भी होता है। और द्वंद्व समास के दोनों के पदों के मध्य प्रायोजक चिन्ह लगाया जाता है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। कोई शब्द छूट जाता है तो वो कोष्ठक नहीं बल्कि एक हाइफन का चिन्ह होता है। इस प्रकार से यूं सी होता है, वो वाई सी होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ कोई छूट गया तो यहाँ पे एक चिन्ह लगा देंगे, उसको बोलते हैं हाइफन, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो भावार्थ क्या हो जाएगा इसका? किसी को उसकी चाल से हराना ये नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समस्या जड़ से मिटाना, समस्या जड़ से मिटाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तो इसका हो जाएगा धोबी का कुत्ता, ये गलत नहीं है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ये हो जाएगा, ठीक है। बाहर के व्यक्ति को सम्मान देना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज सही है ये। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भूखा रहता है, ये नहीं है। इसका हो जाएगा, इसका होता है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती कि बड़े काम के लिए बड़े इरादे होने चाहिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यही गलत है, इसमें भावार्थ सही नहीं। बाकी आगे देखते हैं। हाथी का बोझ हाथी उठाता है, ये सही है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हाँ, कौवों के कौ से ढोर नहीं मरते, तो ये बुरे आदमी की बददुआ से कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड हो जाएगा। भावार्थ सही नहीं है, देखो कौन सा नहीं है। छाती पर सांप लौटना घोर ईर्ष्या होना है, बिल्कुल सही है। अपना सामूह लज्जित होकर लेकर रहना, ये भी ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना अत्यंत कठिन कार्य करना, ये गलत है। उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब बहुत चालाक होना, ठीक है। कान पर जोर रेंगना तनिक भी असर न होना, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये गलत है इसमें। ये प्रश्न अब वो आगे दूसरे आगे देखते हैं, आगे चलो भाई। हाँ ये देखो, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, कोयले की दलाली में हाथ काले होना, कोयले की दलाली में हाथ काले होना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये वही आ गया, आगे देखो। हाँ ये है भाई,
देखो इनको, किस शब्द की संधि सही नहीं है? अच्छे प्रश्न आ गए। सत प्लस मति सन्मति सही है। सठ प्लस वदन षडवदन गलत है ये। क्योंकि कहाँ है गलती? क्योंकि ये डे को हलंत आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टे हलंत युक्त है तो यहाँ डे भी हलंत हो जाएगा। बस छोटी सी गलती है। त्रिश प्लस ना तृष्णा सही है। सव प्लस छंद स्वछंद ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 वाला, ठीक है। आगे देखो, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है, क्या है? तो इसका हो जाएगा अभि प्लस ईष्ट, अभि प्लस ईष्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भी छोटी होगी और ई बड़ी होगी। और ये कौन सी संधि रहेगी? दीर्घ संधि रहेगी। ये स्वर संधि का जो पार्ट है दीर्घ संधि वाला वो रहेगी। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई, फिर बताओ। तो मतक के मत प्लस एक के सही है। ओ हा पो है, ओ प्लस अपो है, ये भी सही है। और अन्वीक्षण अनु प्लस ईक्षण ये भी सही है। विवादास्पद विवाद प्लस आस्पद ये नहीं है, ये हो जाएगी विवाद प्लस आस्पद हो जाएगा। इसमें ए की जगह आ हो जाएगा। विवादास्पद का मतलब होता है विवाद का स्थान, ठीक है ना, झगड़े का कारण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दीर्घ संधि रहेगी, अन्वेक्षण रहेगी, यण संधि, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। नी सेद का हो जाएगा, नी प्लस सेद सही है। व्यंजन संधि रहेगी पदति, पद प्लस हति, ठीक है। जगदीश में जगत प्लस ईश, जगत गलत है, क्योंकि तय को जगत में तय को हलंत आएगा, जगत प्लस ईश, ठीक है। प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था, ठीक है ना, ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। जगदीश भी व्यंजन संधि है। ये सारी व्यंजन संधियां हैं। आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सदाचार सदा आचार गलत है, इसका बनेगा सत प्लस आचार। आगे है पितराज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ये भी गलत है, क्योंकि इसका बनेगा पितृ प्लस आज्ञा। स्वल्प ये भी गलत है, इसका हो जाएगा सु और अल्प। चिदाभास चित प्लस आभास ये सही हो जाएगा, चित प्लस आभास, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा इसका, बाकी और गलत है। आगे देखो भाई, किस शब्द की संधि सही है? गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ऊपरी प्लस उक्त उपरोक्त, मही प्लस इंद्र महेंद्र ये सही है। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा ये गलत है। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, देखो ये गुरु ये गुंडी वाली मात्रा आएगी यहाँ पे, बड़ी मात्रा। रे को छोटी ऊ की मात्रा है, क्योंकि दीर्घ संधि है ये, तो हर्षो प्लस हर्षो दीर्घ बनेगा। ऊपरी प्लस उक्त का हो जाएगा उपयुक्त, ठीक है। यण संधि मही प्लस इंद्र महेंद्र ये सही हो जाएगा, ये स्वर संधि है। मातृ प्लस इच्छा इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा मातृच्छा, मातृच्छा बनेगा इसका, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? रसोई, घर, देशभक्ति। तो यही है, रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति। ठीक है ना, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बोल चाल, बोल और चाल द्वंद्व समास है इसमें। तो 43 इसमें भी है, 3 और 40। भला मानस इसमें नहीं है, इसका हो जाएगा भला है जो मानस कर्मधारय समास। लेन देन, लेन और देन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास है, न कि द्वंद्व समास। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्र, चंद्रमा और मौली होता है मस्तक यानी कि माथा। चंद्रमा है माथे पर जिसके, कौन? महादेव शिव। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, यानी कि एक से अधिक उपसर्ग जिसमें हो। व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? व्यवहार ही है, वी, आउ, 2 उपसर्ग है इसमें, और हार। आलोचना में आ उपसर्ग है, और परियोजना में परि उपसर्ग है। अधिनायक में अधि उपसर्ग एक ही है। तो एक से अधिक ऑप्शन नंबर 1 में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो उपसर्ग रहित पूछा भाई इसने। आस्था, आहत, आस्तिक, आपदा। तो इसमें आस्तिक जो शब्द है वो है। आस्तिक में क्या हो जाएगा? अस्थि और इक प्रत्यय। अस्थि मूल शब्द है, उपसर्ग नहीं है, और एक प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। यावत जीवनम समासिक पद में कौन सा समास है? यावत जीवन, तो इसका हो जाएगा यावत जीवन। यावत का मतलब तक, जीवन तक। तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। और इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी? यावत प्लस जीवनम, व्यंजन संधि। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। हाँ तो दोस्तों, ये तो थे हिंदी व्याकरण के प्रश्न। अब देखो हरियाणा जीके से। तो हरियाणा जीके में पढ़ेंगे आज हरियाणा की झीलें और कुंड। सभी देखो आए हुए प्रश्न हैं। पहला 135 का प्रश्न क्या पूछा गया कि हरियाणा में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो कौन सी झील है? तो ये है तिलियार झील, तिलियार झील। तो कर्ण झील जो है रोहतक में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलियार। अब देखो इसका ये पूछा गया HSC CET मेन ग्रुप 57 में 2023 में। इसका देखो अब ये दे रखी है, विस्तार देखो इस प्रश्न का। तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। यह पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और झील कहाँ कहाँ है? बसई झील, दमदमा झील गुरुग्राम में, बड़खल झील, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में, टिक्कर झील पंचकुला, और बलूगढ़ झील हिसार में। ठीक है, आगे देखो हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? फिर पूछ दिया। तो तिलियार ये कहाँ है? रोहतक में, ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर सभी को ही पता है, फेमस है ये। तो ये है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, जो जहाँ पे सूर्य ग्रहण का मेला
लगता है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है, तो ये है कहाँ? यमुना नदी पर। कहाँ है? यमुना नदी पर। जो कि कंक्रीट बैराज है। आगे देखो, हथनीकुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया। यह किस जिले में है? तो यमुनानगर में किया गया। तो यमुना ही नदी है, यमुनानगर में ही है, क्योंकि यमुना नाम से इसका नाम क्या पड़ा? यमुना नगर। ये प्रश्न देखो कितनी बार पूछा गया, 2 पेपर में पूछा गया ये। हरियाणा में बड़खल झील स्थित है, और ये देखो कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया ये बड़खल झील। तो कहाँ है ये? फरीदाबाद के पास। देखो भाई, देखो इसका आंसर विस्तार देखो। बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। यह मानव निर्मित झील है। यह झील दिल्ली से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखो। यह माना जाता है कि सूरजकुंड शताब्दी में बनाया गया था। तो कौन सी शताब्दी में? तो ये बनाया गया था 10वीं शताब्दी में। ठीक है, जो कि फरीदाबाद जिले में है। प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है कहाँ? ये रोहतक में है, गोकर्ण तालाब। आगे देखो, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। तो ये है अरावली पर्वतमाला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से सुमेलित है। बड़खल झील कहाँ है? तो ये हो जाएगी आपकी फरीदाबाद में। भिंडावास कहाँ है? भिंडावास हो जाएगा भिंडावास रोहतक में। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, और दमदमा झील, ये इसमें आंसर गलत दे रखे हैं भाई। बड़खल झील फरीदाबाद हो गई, भिंडावास रोहतक हो गया, और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हो गया। दमदमा ये गुड़गांव में है। दमदमा भी कहाँ है? फरीदाबाद या गुड़गांव में, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, आगे देखो। आगे देखिए, भिंडावास वैसे झज्जर में है। कहाँ है? झज्जर में। भिंडावास और खपड़वास तो वैसे झज्जर रोहतक में आता है, तो इसमें दे दिया ये। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है? हाँ देखो, इसमें ये ऑप्शन ही नहीं दिया इसने, झज्जर का ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, गलत था ये देखो, बड़खल फरीदाबाद, भिंडावास झज्जर, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, और दमदमा गुरुग्राम या फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कहाँ है? तो ये ब्रह्म सरोवर है। ठीक है ना, जो कि कुरुक्षेत्र में है, जिसमें सूर्य ग्रहण पर एक विशाल मेला लगता है। हरियाणा के करनाल में स्थित प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है कर्ण झील। ठीक है ना, कर्ण के नाम से जो है इसका नाम करनाल पड़ा था। प्रसिद्ध बेबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में है? तो कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैदान क्षेत्र। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को
छोटी काशी कहा गया है? तो नवग्रह कुंड छोटी काशी ये कैथल को कहा गया है, कैथल, ऑप्शन नंबर डी। और छोटी काशी कहा गया है भिवानी को। अगला प्रश्न देखिए, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका, गर्म पानी के कुंड के लिए या गर्म पानी के चश्मों के लिए। हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन माना गया है? तो ये माना गया है सन्निहित सरोवर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दमदमा झील फिर पूछ लिया ये, तो ये कहाँ पे है? तो ये है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील है, जो गुरुग्राम में है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 3000 एकड़ है, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे देखो, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1973 में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो ये सन्निहित सरोवर, ये जो है भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जो कि कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो ये चिल्का झील नहीं है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है ये, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ है? तो ये प्रश्न फिर पूछ लिया, तो ये है सोहना में, सोहना में, जो कि गुरुग्राम में है। आगे देखो, कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियर पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? तो ये है अनंगपुर, फरीदाबाद में जो स्थित है अनंगपुर बांध। आगे देखो, काबुली बाग, ये कहता है गलत का चयन कीजिए। काबुली बाग पानीपत, नवग्रह कुंड कैथल, ज्योतिसर अम्बाला, ये गलत है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है, जल महल नारनौल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ज्योतिसर जो है वो कुरुक्षेत्र में है, अम्बाला में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिला होगा। अपने साथियों को क्लास को शेयर कीजिए, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।